एंड अस्सलाम वालेकुम येट अगेन। मैं मुज़म्मिल अली खान, मेरे साथ आयशा यूसुफ आपको कह रहे हैं गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योर फेवरेट मॉर्निंग शो दैट इज सुबह से आगे हम न्यूज़ पे। अब आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपको देने से पहले आज का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं और वो ये है कि जिंदगी टाइम पे चलती है, टाइम लीनियर है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बुरा इवेंट हुआ जो आप नहीं रिपीट करना चाहते तो उसको जिंदगी में उसी पॉइंट पे छोड़ दें जिस पॉइंट पे वो हुआ था। ये चीज आपको मोटिवेट करने में और मूव ऑन करने में हेल्प करेगी। चीज को नहीं छोड़नी, वो ये चीज कि आपने उससे सीखा क्या है। सीख आपकी साथ साथ चलनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त अगर आता है, आपको कुछ सिखाने के लिए आता है, आप सीख लेंगे तो इसका मतलब है कि आपने उस बुरे वक्त से भी फायदा उठा लिया और अपने ऊपर इमोशनल बर्डन क्यों ही लें किसी ऐसी चीज का कि जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। मैं तो इस चीज को मानती हूँ कि मताए बेबहा है दर्द सोज़े आरज़ूमंदी, मकामे बंदगी देकर ना लूं शाने खुदाबंदी। भाई मेरे इमोशंस, मेरे जज्बात, मेरे एहसासात मेरी मता हैं, तो डेफिनेटली इनको मैं बड़े एजाज के साथ अपने ऊपर लेना पसंद करती हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे दिस इज हाउ आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट हर एज अ पर्सन दैट शी इज अ वेरी 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 डीप एंड स्पिरिचुअल पर्सन। बट सुबह के 10 बजे जो है मुझे आयशा इस वक्त परेशान कर रही है बिकॉज मैं जिंदगी को रिकैलिब्रेट करना शुरू हो गया हूँ। अरे हर दिन जो है ना एक नई थॉट के साथ शुरू होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमें इस तरह से समझना चाहिए कि हमारे जज्बात, एक खुशी है तो गम भी आएगा, गम है तो खुशी भी आएगी। ये सब साथ साथ अच्छे टेम्परेचर है, जैसे बिल्कुल ऐसी जैसे मौसम के टेम्परेचर्स होते हैं, मौसम के दर्जा हरारत होते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि बाहर का मौसम अच्छा हो तो दिल का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, क्योंकि कुछ नए नंबर्स आ गए हैं। महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आज की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। और अगर हम गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था? सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। इसके साथ दादू, जैकबाबाद में 48, तुर्बत में जो कि है वो और मोहनजोदाड़ो के आसपास के एरियाज़ के अंदर 47, सखर के अंदर, नवाबशाह के अंदर, डेरा गाजी खान के अंदर 46 डिग्री सेंटीग्रेड, मुल्तान बहावलपुर में आपको 45 का सेंटीग्रेड मिला था। और ये तमाम तर टेम्परेचर्स क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि बूढ़े बच्चे, बाहर खेलने वाले जो स्पोर्ट्स रिलेटेड लोग होते हैं, स्पोर्ट्स नहीं एथलीट्स, आप सब के लिए ये चीज़ खतरनाक है। इसी के साथ महकमा मौसमियात ने आपको लाहौर के बारे में क्या बताया? लाहौर के बारे में ये बताया कि 43 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर भी किसी से गर्मी में पीछे नहीं होता। और आप अपना पिंड कहती हैं, आपको रोड में से हीट बाकायदा उठती हुई नजर आ रही होती है। आई डोंट नो इफ देयर इज अ टर्म फॉर इट, बट पेशावर के अंदर हमें 42 डिग्री सेंटीग्रेड, इस्लामाबाद के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर हमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड नज़र आया। कोयटा, कराची, इसके आसपास के इलाके हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और गिलगित बल्तिस्तान का अगर हम बात करें तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम में नज़र आया वो आया 34 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि कराची के अंदर कम था दर्जा हरारत, अदरवाइज कराची में ज़्यादातर ज़्यादा होता है और यहाँ पर कम होता है। 12 जून तक अब कहा जा रहा है कि गर्मी की ये लहर बरकरार रहेगी। अब गर्मी की लहर यहाँ पर तो बरकरार है, लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि गर्मी कम होना शुरू हो चुकी है, लेकिन एकदम से कुछ नई डेवलपमेंट हो जाती है, फिर पता चलता है नहीं भाई टेम्परेचर अभी वहीं पर बरकरार है। इंटरनेशनल ईरान और अमेरिका के दरमियान जो गर्मी चल रही थी, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसको कम करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, आज भी जारी हैं। मोहसिन नकवी साहब जो हैं पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं और वो ईरान के दौरे पर भी मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर जो हैं उनकी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मुज़म्मिल आया। अमीर सईद ईरवानी, उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मुसव्वदे तक पहुंचने के लिए तजावीज़ का तबादला कर रहा है। दोनों ममालिक अभी हतमी मुसव्वदे तक नहीं पहुंचे हैं, हम इस अमल को जारी रखे हुए हैं। एक तरफ हमें नजर आता है कि ईरान और इजराइल के दरमियान मिसाइलों का जो तबादला हो रहा था वो थोड़ी देर के लिए रुक गया है। एक दफा वॉर ने ना पूरा मोशन दोबारा गेन कर लिया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान कहता है कि जब तक लेबनान का मसला, हिजबुल्लाह का मसला हल नहीं होता और इस मुसव्वदे का हिस्सा नहीं बनता है, तब तक ये मुसव्वदा किसी तरफ जाता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन ट्रंप बीइंग ट्रंप, उन्होंने धमकी दे दी है, लेकिन ये धमकी इस मरतबा उन्होंने ईरान को नहीं दी है, बल्कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को उन्होंने सख्त वार्निंग दी है और ये कहा कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ दोबारा जंग का आगाज़ किया तो हो सकता है कि उसे ये जंग अकेले ही लड़नी पड़े। अच्छा, नेतन्याहू के लिए ये बेहतर होगा कि मोहतात रहें, वरना बहुत जल्द जंग में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अब बिल्कुल अकेले रह जाएंगे से क्या मुराद है? क्या इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं मिल रही होगी? अगर हमें ये बात पता है कि पैलेंटियर टेक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, अगर लाइक्स ऑफ पैलेंटियर टेक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एआई सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, किस किस महाज से अमेरिका एग्जिट लेने का सोचेगा?
क्या हम लोग देखेंगे कि ड्रोन्स जो AI पावर्ड हैं वो बच्चों और बूढ़ों के ऊपर और नॉन टारगेट सिविलियंस जो हैं उनके ऊपर बॉम्ब्स नहीं गिरा रहे होंगे? इंटरेस्टिंग बात क्या थी, फॉर्मर एम्बेसडर जो है ना सरदार मसूद साहब, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर ये कॉन्वर्सेशन या टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आई है तो सामने आने का मकसद क्या है, किसको मैसेज देना चाहते हैं? बहरहाल ये सारी हमारे तबसरे जो है ना ये लेकर हम चलते हैं डॉक्टर जमील अहमद की तरफ। साबिक सफ़ीन है, बहुत अच्छी तरह से आप उनको जानते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं एंड क्या लगता है कि इस मरतबा फाइनली जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं ईरान और अमेरिका के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर जमील, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर जमील से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल इशू जब तक दूर होता है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ी सी पॉइंट्स हैं जो मैं मेंशन करता चलूँ। वो ये हैं कि ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान सिंस आप लोगों को अपडेट रखना न्यूज़ चैनल्स की जिम्मेदारी है और न्यूज़ आउटलेट्स की जिम्मेदारी है, कुछ आपकी अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च और सोशल मीडिया भी होता है, लेकिन इस सब के अंदर आपको फैक्ट्स के बारे में, ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में अपडेटेड रहना होगा। ईरान कितने ब्लॉक्स का पार्टनर है, कितने ब्लॉक्स में इस वक्त एक्टिवली डिप्लोमेटिक ब्लॉक्स में एंगेज कर रहा है, पाकिस्तान कितने डिप्लोमेटिक ब्लॉक्स का पार्टनर है और कितने ब्लॉक्स में एक्टिवली एंगेज कर रहा है। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं डायनामिक्स समझने के लिए, जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान ने अपना पार्ट प्ले करना है। एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो दुनिया में एक हेजेमॉन की हैसियत रखता है, इस टाइम पे इंटरनली किन फिशर्स का सामना करना पड़ रहा है उनको, और क्या ये स्ट्रेटेजिक मूव हो सकती है जिस तरह आयशा ने अभी एम्बेसडर साहब की बात की थी। और लेट्स नॉट फॉरगेट कि लेबनान के अंदर इस वक्त क्या किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। एक तो वहाँ पर फोर्सेस मौजूद हैं इजराइल के, दूसरा ये कि कल यूएन के अंदर बहुत बड़े सवालात उठाए गए हैं इस बारे में कि भाई इजराइल की तरफ से सदर्न लेबनान के अंदर और ईस्टर्न लेबनान के अंदर फोर्स्ड इवैक्यूएशन क्यों की जा रही है। बिल्कुल वही माहौल जो गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर हमने देखा था, वो हमें यहाँ पर क्यों नज़र आ रहा है। और लेबनान के अंदर की सिचुएशन इंटरनली, वहाँ के सिटीज़न की बात करें तो जो रीसेंट अटैक हुआ उसके अंदर 12 लेबनीज़ जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर बिजली के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो चुके हैं, जो फूड का मसला है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तो ईरान का ये कहना कि जब तक हिजबुल्लाह का मामला, लेबनान का मामला हल नहीं होता तब तक कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, काफ़ी फेयर भी लगता है। दूसरी तरफ अगर हम लेबनान के जो रूलर हैं उनकी बात करें तो वो ये कहते हैं कि एक मरतबा फिर से इजराइल आए और हम बातचीत करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी कि अब ट्रम्प की तरफ से फोर्स किया जाता है इजराइल को कि भाई लेबनान के अंदर जो इस वक्त कर रहे हैं उसको रोक दे जब तक मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। छोटा सा पार्ट मैं मेंशन कर लूं बिकॉज़ वी हैव टू टेक अ ब्रेक एंड बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक, आप वॉर क्राइम्स की लिस्ट निकाल के देख सकते हैं कि क्या क्या कुछ है कि जो वॉर क्राइम्स में अमाउंट करता है। हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर, एट द सेम टाइम आपके पास स्कूल्स, मॉन्टेसरीज, आपके सेफ हेवन्स जो डिक्लेयर्ड सेफ हेवन्स होते हैं वॉर्स के अंदर, उन तमाम पे अटैक करना इज अमाउंट टू वॉर क्राइम्स। वॉर क्राइम्स की रेट्रिब्यूशन क्या होती है, किस तरह से वॉर क्राइम्स को साबित किया जाता है और उसके बाद प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये वर्ल्ड वॉर 2 के एंड की हिस्ट्री आपको बताएगी कि जब कुछ लोगों को पकड़ा गया और अकाउंटेबल ठहराया गया, मेनी ऑफ देम डिसाइडेड टू कंडक्ट सुसाइड। लीग ऑफ नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा की तरह लीग ऑफ नेशंस होती थी, उसके बारे में इकबाल ने कहा था कि कफन दुज़्द चंद है। ये एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जी वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और जिस तरह जाने से पहले आपके आगे वॉर क्राइम्स का जिक्र हो रहा था और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स चले, सब्सिक्वेंट न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स चले, टोक्यो ट्रायल्स चले और फिर उसके बाद लोकल एलाइड ट्रायल्स थे जो चले, क्योंकि एलाइड जब जीती फोर्सेस तो उन्होंने फिर वॉर क्रिमिनल्स को टू अकाउंट होल्ड किया। अब हम जाएंगे एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब के पास जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ये पूछने कि लेबनान के अंदर सर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं और जिस तरह से इजराइल इम्प्यूनिटी के साथ चलता चला जा रहा है, आई थिंक हम विटनेस करने लगे हैं गजा पार्ट 2 विच इज़ एज सैड एज इट इज़। वॉर क्राइम्स अकाउंट करना, वॉर क्राइम्स के क्रिमिनल्स को लेके आना, क्यों हम दुनिया में इस चीज़ का लैक फेस कर रहे हैं? इसलिए कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो कौन हैं, वो मेंबर कंट्रीज़ हैं और मेंबर कंट्रीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जब भी कोई वार क्रिमिनल जिसके कि वारंट इशू हो, जैसे कि नेतन्याहू है, अगर उनकी फ़िज़ाओं से गुजरता है, एयर स्पेस से गुजरता है या ज़मीनी रास्ते से गुजरता है तो उसको अरेस्ट करके उस वारंट को इम्प्लीमेंट करके उसे वार क्राइम यानी उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हेग में पहुँचाया। तो क्योंकि मेंबर कंट्रीज़ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी एयर स्पेस से उतार लें
वार क्रिमिनल को और उसको पहुंचा दें, इसलिए उस पर अमलदारी नहीं होती है। कानून का जहाँ तक ताल्लुक है, कानून तो अपनी जगह पर है और ऐसा हुआ है। कई सरबराहान हैं जिन्हें के अरेस्ट करके हेग में पहुंचाया गया है। तो ये सिर्फ कानून की अमलदारी की बात है, और क्योंकि अमेरिका साथ है इजराइल के, इसलिए अमेरिका की वजह से इस मामले पर अमलदारी नहीं हो रही है, वरना ये इतना मुश्किल काम नहीं है। डॉक्टर साहब, अब ये जो अमेरिका और ईरान का मामला है, और ट्रंप का मैं बयान पढ़ रही थी, वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर हम अपनी जीत जो है ना वो अनाउंस कर देंगे और कि हमने हरा दिया ईरान को। तो आपको लगता है कि मामलात अब पहुंच जाएंगे उस जगह पर लेबनान की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए? क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि जब तक हिजबुल्ला और लेबनान का मामला हल नहीं होगा, मुसव्वदे का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। नहीं, इसको देखने के लिए ज़रूरी है कि सीज़ फायर के जो जुज़ियात हैं उनको देख लिया जाए। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया, डील जो सीज़ फायर डील हुई अमेरिका और ईरान के दरमियान हुई, उस सीज़ फायर डील में तमाम फ्रंट्स पे जंग बंदी का मुआहदा हुआ, और ईरान ने यही पिछले 72 घंटों से, बल्कि पिछले चंद दिनों से ईरान बार बार कह रहा था कि हमारे सीज़ फायर में ऑल फ्रंट्स हैं, जिसमें लेबनान शामिल है, लिहाजा उसमें बंद किया जाए जंग, उसमें ये बर्बरियत बंद की जाए। अगर नहीं किया, पिछले 72 घंटे पहले उन्होंने, ईरान ने एक वाज़े बता दिया था, इंतबाह कर दिया था, साफ साफ तंबी कर दी थी कि अगर ये नहीं रोका गया तो फिर हम नार्दर्न इजराइल पर हमला करेंगे, जो उन्होंने कर दिया। ईरान ने अपने सुपरसोनिक मिसाइल दागे और वहाँ अच्छी खासी तबाही हुई है, हैफा में अच्छी खासी तबाही हुई है। तो लिहाजा और उसके रिटेलिएशन में फिर इजराइल ने भी किया, और दोनों को फिर अब नेतन्याहू ने मना किया है कि हॉल्ट कर लें, लेकिन इजराइल ने कहा है कि हम लेबनान को, वो कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू या इजराइल बाज नहीं आया अटैक करने से, तो वो फिर अपने आप को बहुत जल्द अकेला समझे इस वॉर के अंदर। इसको फिर हम क्या समझे? ट्रंप जो हैं वो बेबस नज़र आ रहे हैं, या सिर्फ वार्निंग्स पर और धमकियों पर आ चुके हैं, और इजराइल जो है वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है? एक पॉइंट इंक्लूड कर लीजिएगा इसके अंदर एम्बेसडर साहब, कि ईरान ने जो नई लाइन ऑफ डिफेंस बना देने का कहा है कि स्ट्रेचिंग ऑल द वे फ्रॉम द वाटरवेज ऑफ हॉर्मुज़ टू बाब अल मंदब, हम इस चीज़ को किस तरह ट्रांसलेट करेंगे कि क्या दुनिया और लॉकडाउन्स में जाने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल। ईरान ने बड़े वाज़ेह कर दिया है कि रेड सी भी बंद हो जाएगी, इसलिए कि होतीज़ वो सकोत्रा पर बैठकर, अपने इलाके से बैठकर बहुत आसानी से बाबुल मंदाल को बंद कर सकते हैं, और पहले भी उन्होंने किया हुआ है ये। तो लिहाजा ये ईरान की अपने सवाबदीद पर है। जिस दिन ईरान ने इशारा दे दिया होती, इसको आपने देखा कि कल उन्होंने अपने यमन से मिसाइल दागे हैं इजराइल पर। पहली तो बात ये हो गई। बात हो रही थी लेबनान की। लेबनान में अगर इजराइल इसी तरह करता रहा सिलसिला, तो ईरान ने पहली मरतबा हिस्ट्री में, तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे मुल्क ने, यानी इजराइल पर हमला किया है, यानी कि ईरान ने, और इस बात पर हमला किया है कि आप तीसरे मुल्क पर हमला न करो, जो कि लेबनान है। किसी भी OIC कंट्री ने आज तक ये इनिशिएटिव नहीं लिया है। ये इनिशिएटिव तो छोड़ें, OIC कंट्रीज़ ने आज तक कोई रेजोल्यूशन इजराइल के खिलाफ पास नहीं किया जिसमें कि इजराइल का बाइकआउट किया जाए। तो बहरहाल ईरान ने इस लिहाज से एक अपने साबिक कदमी पर किया। दूसरी बात यह है कि ईरान ने ये जो लाइन ऑफ डिफेंस की बात की, ईरान कर सकता है, और ईरान तो इस वक्त क्योंकि मिडिल पावर कंट्री होने की हैसियत से उसने दुनिया की सुपर पावर को ना को चने चबवा दिए, ठीक है, अपना भी नुकसान कराया है, लेकिन ना को चने चबवा दिए हैं। और अब ट्रंप बड़े मकबसे में हैं, बड़े प्रॉब्लम में हैं, और वो एक तरफ से इजरायली लॉबी का प्रेशर है, ये इसमें आपका जवाब मिल जाएगा। दूसरा भी इजरायली लॉबी का प्रेशर अमेरिका में जो है उसको भी बर्दाश्त करना, दूसरी तरफ लगाम देना नेतन्याहू को भी, और नेतन्याहू को उन्होंने कह दिया है कि he doesn't have any choice, he has to accept the deal. Let's see कि वो इजरायली लॉबी इस मामले में कितना डॉक्टर साहब और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इजराइल या नेतन्याहू से अपनी बात मनवाने के लिए, या जो वो चाहते हैं वो करवाने के लिए? बिकॉज हमने देखा कि UN के अंदर भी कल बात हुई है इस बारे में कि लेबनान के अंदर जो ये फोर्स्ड इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, इसकी लीगैलिटी क्या है इजराइल की तरफ से? ये कितनी सिग्निफिकेंस रखता है, और ट्रंप के पास और क्या ऑप्शंस है? क्या वो UN के थ्रू, बाकी एजेंसीज के थ्रू भी इजराइल को पाबंद कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए?
नहीं, अगर यूएन के जरिए कर सकता होता तो यूएन का रेजोल्यूशन 2003 का मौजूद है, जिसके तहत यूएन की फोर्सेज वहाँ तैनात है, उनमें से लोगों को मार दिया है इजराइल ने, तो वो तो इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। पहले तो इस तरह के हालात भी नहीं थे ना जैसे इस वक्त हैं। अमेरिका तो खुद फंसा हुआ है। जी नहीं, अमेरिका तो खुद फंसा हुआ है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा चुके हैं। दरअसल दुनिया में इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि दुनिया में इस वक्त वही मुल्क अपनी जोर बाजू पर जो अपनी बात मनवा सकता है वही है। जहाँ तक कानून की पासदारी है, देख लें कि इंडिया ने आज तक मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को अपने इलाके में नहीं आने दिया। रेजोल्यूशन 1948 का मौजूद है कि मिलिट्री ऑब्जर्वर्स दोनों साइड पर जाएंगे, नहीं जाने देता है। तो हरदर्मी की बात है ये सिर्फ, और ये हरदर्मी इजराइल भी कर रहा है, और इस हरदर्मी के अभी दिन पूरे हो गए हैं। आप अगर लैरी जॉनसन की लेटेस्ट कमेंट्स को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरान कहाँ पहुँच गया है। और जॉन बोल्टन भी यही कह रहे हैं, जो लैरी जॉनसन कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी जौहरी कुव्वत को बढ़ा लिया है, 60% से आगे ले गया है, और किसी वक्त भी बकौल इन दो शख्सियात जो बड़ी अहमियत शख्सियात हैं, लैरी जॉनसन CIA का बहुत सीनियर अफसर और बहुत अरसे तक एनालिस्ट रहा है, कहता है कि उनके पास वेपन आ गया है, किसी वक्त भी डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। बात याद आती है डॉक्टर साहब, आप भी वो शेर सुनाया करते हैं, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। इकबाल कहते हैं पावर इज़ मोर डिवाइन देन ट्रूथ। आप यकीनन जानते हैं इस बात को। वक्त आ चुका है कि भाई अपने आप को पहले पावरफुल करें, देन आप अपनी बात मनवा सकते हैं। अदरवाइज जो बड़ा होगा वो फिर आपको रौनता हुआ आगे चला जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू डॉक्टर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। और बड़ी अच्छी बात डॉक्टर जमील कर रहे हैं कि भाई वक्त आ चुका है कि अपने आप को पावरफुल करें। अगर आप क़ुव्वत के साथ जाकर बात करेंगे तो आपकी बात को माना भी जाएगा। अदरवाइज गज़ा की सूरत हाल हमने देखी है, ईरान अपनी तरफ से रिटेलिएट कर रहा है और ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिए हैं। बट अगेन उनकी तैयारी 20 से 25 साल बल्कि उससे भी पहले की है, क्योंकि वो जानते थे कि इजराइल ये शरारत करेगा। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक दिस वॉर हैज एक्टेड एज अ कैटलिस्ट कि उन्होंने अपने प्रोग्राम्स और ज़्यादा स्पीड अप कर दिए हैं। एक ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो होती है मुलाकात, साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और जिस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, हमारे वॉर की सिचुएशन इंटरनेशनल डिस्कस हुई, स्टार्ट आपकी मेंटल हेल्थ की बात से किया गया शो का। इसी तरह से अब बढ़ना है पाकिस्तान के उस प्रॉब्लम की तरफ और उस आने वाले मैचअप की तरफ कि जिसके ऊपर बहुत सारी कमेंट्री आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है। लेकिन मैं बजट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात की। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक मैदान मार लिया है। अब तक आने वाली 24 में से 22 हलकों के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10, आज़ाद उम्मीदवार ने 7, जबकि नून लीग ने 4 नशिस्तें ली हैं। और मुझे लग रहा था कि 13 सीट्स के बारे में बात की जा रही है नून लीग की तरफ से, तो 4 और 13 का काफ़ी बड़ा गैप है। काफ़ी बड़ा गैप है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो प्रिडिक्ट कर रही थी उसके मुताबिक वो कह रहे थे कि हम लीड करेंगे, तो अभी तक तो वो लीड कर ही रहे हैं। एक नशिस्त ऐसी है जिसपे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान कामयाब हुई है, जबकि अस्तूर के 2 हलकों के नताइज आना अब भी बाकी हैं। नया मंजरनामा अब जो बनता जा रहा है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद हो सकता है, और ऐसा भी लग रहा है कि ये दोनों मिलकर जिस तरह से विफाक में हुकूमत है वैसे ही यहाँ पर हुकूमत बनाएंगे। और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, हाँ, ये इत्तेहाद जो है ना PDM की तर्ज के ऊपर हो सकता है, जिसमें वजीर आला पीपल्स पार्टी का हो सकता है, गवर्नर मुस्लिम लीग नून का हो सकता है। अब पीपल्स पार्टी का वजीर आला कौन हो सकता है? एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर हैं अमजद हुसैन साहब। GBA 1 से इलेक्शन उन्होंने लड़ा, कामयाब भी हो चुकी हैं। ख़ास बात यह है कि ये उन 3 नामों में से एक नाम है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जो बन सकते हैं वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इलेक्शन जीतने पर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक आपकी मैंने वीडियो देखी है थोड़ी देर पहले फेसबुक के ऊपर जिसमें अपकमिंग वजीर आला लिखा हुआ है और बड़ी मुबारकबादें हो रही है। फैसला हो चुका है, आप ही बनने जा रहे हैं? ये तो खैर वजीर आला बनाने का इख्तियार तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने नॉमिनेट करना है, वो अगले 1-2 दिनों में इसकी नॉमिनेशन हो जाएगी।
ठीक। एक दो दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के टाइम से अगर देखा जाए तो काफ़ी इमोशनल इंक्लिनेशन हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो है वो मोहतरमा के विजन की तरफ थी और उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ थी। अभी हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हुकूमत की कि जो मिल के वहाँ पे बनाई जाएगी, कैपिटल के स्टाइल पे होगी थोड़ी सी और पीडीएम फ्लेवर के साथ आएगी। आपको लगता है ये स्टाइल, ये फार्मूला जो है गिलगित बल्तिस्तान के लिए खसूसी तौर पे और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए कामयाब फार्मूला होगा? सर, ये भी फैसला जो कि पार्टी क़यादत ने करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने आपस में बैठ के गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नेंस के मॉडल को तय करना है। तो ये मॉडल पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो मरकजी क़यादत है वो जो भी मॉडल तय करेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ऑलमोस्ट सिंगल लार्जेस्ट जमात है। हमारे पास इस वक्त 12 नशिस्तें ऑलमोस्ट मौजूद हैं। कुछ नशिस्तों पे हमारे मतलब छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं। तो अदरवाइज भी चूंकि मुस्लिम लीग नून के पास भी लगभग कोई मिलाएं तो कुछ 6 सीटें होती हैं, तो 12 और 6 18 सीटों के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम मौजूद है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलते हैं तो ये ऑलमोस्ट इनके पास 2/3 मेजॉरिटी बनती है इस गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने बहुत ही प्रोग्रेसिव वोट दिए। तमाम हलकों के अंदर लोगों ने वफाकी जमात के नुमाइंदों को टिकट होल्डर 12 नशिस्तें जो हैं पीपल्स पार्टी जीत गई है। अगर रिजर्व सीट्स को भी मिला लिया जाए तो क्या पीपल्स पार्टी अकेले ही यहाँ पर सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर लेगी, या फिर ये ख्वाहिश है दोनों जमातों की पीपल्स पार्टी और नून लीग की कि मिलकर ही यहाँ पर हुकूमत बनाई जाए? क्या पीपल्स पार्टी अकेले बना सकती है यहाँ पर हुकूमत या नहीं? पीपल्स पार्टी के पास सादा अक्सरियत मौजूद है। ये कोई इशू नहीं है कि मतलब पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने में कोई मसला है। लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी मरकज में पीपल्स पार्टी के साथ अलाइड जमात है, अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप आपस में बैठ के इस बात पे एग्री करते हैं कि हमने इसको कोलिशन में लेके जाना है, तो पीपल्स पार्टी तो मतलब इसको वेलकम करेगी, कोई मसला नहीं है। अच्छी बात है कि चूंकि ऑलमोस्ट मतलब उस चूंकि अगला 5 साल का सफर है, उस सफर में जाना है और उसमें ये बात कहीं पे पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप में तय होती है तो मतलब हमें कोई इशू नहीं होगा, हम लेके चलेंगे। चूंकि पीपल्स पार्टी के पास नशिस्तें ज्यादा हैं, लामाला पीपल्स पार्टी के पास। इसको थोड़ा सा जरा डेप्थ में जाना चाहता हूँ मैं। बल्तिस्तान की आवाम और बल्तिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहता हूँ। ऐसे में जो इश्यूज हमें पोलिंग स्टेशंस पे नज़र आ रहे हैं, अब 15 तारीख को दोबारा से वोट किया जाएगा वहाँ पे। न्यूज़ ये आई कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ज़रा लोगों में जोश ज़्यादा आ गया था, कुछ अमन की सिचुएशन जो है वो अप डाउन हो गई थी। आपको क्या लगता है कि उन सीट्स का या 15 तारीख को आने वाले वोट्स का इम्पैक्ट होगा ओवरऑल इलेक्शन पे, या अभी जो आपको नज़र आ रहा है प्लान बनता हुआ एक पीडीएम स्टाइल ये फाइनल हो चुका है? सर, ये चूंकि वो मैटर नहीं करेगा। अगर ये 4 नशिस्तों के ऊपर कोई इस तरह की मतलब पोलिंग हो भी जाती है तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें मतलब सेफ जोन में है, वहां पे वो इशू भी नहीं है, वो भी निकल आएंगी। हमें अल्लाह के उससे फजल से उम्मीद है कि वो 2 नशिस्तें, चूंकि पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं दियामर के अंदर। आप दियामर की बात कर रहे हैं, ये बल्तिस्तान का इशू नहीं है जहाँ पर रीपोलिंग की बात चल रही है। 4 नशिस्तों के ऊपर कुछ स्टेशंस पे रीपोलिंग के नोटिफिकेशंस हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऑर्डर्स पास किए। तो ये वाला मामला सिर्फ दियामर की हद तक है, बाकी ऑलमोस्ट गिलगित बल्तिस्तान के दीगर जो हल्के हैं उनमें इश्यूज नहीं है। गिजर के एक हल्के में भी है इशू, वो भी पीपल्स पार्टी की सीट थी, उसको मतलब लिटिल बिट अपसेट करने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर भी रिकाउंटिंग का प्रोसेस है। अगर हम ये समझते हैं कि मतलब इसको फेयरली अगर आप ट्रांसपेरेंटली आप छोड़ दें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऑलमोस्ट 13 सीटें बनती हैं कोई मतलब हमारे हिसाब से। और ये बात हम पहले से कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट जमात बनेगी। एक बात का जवाब छोटा सा दे दीजिएगा क्योंकि वक्त हमारे पास समझौता अब खत्म हो चुका है। इस मर्तबा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है अकॉर्डिंग टू यू गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? मैं इसी पे तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मतलब पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड
मतलब मौजूद था हर स्टेशन, क्योंकि स्टेशन बहुत छोटे छोटे बनाए गए थे, हर मतलब पोलिंग स्टेशन के ऊपर बहुत स्मूथ मतलब पोलिंग हुई है। मसला ये है कि किसी जो किस्म हारने की वाली कोई जमात होती है interference ना, नहीं। वो ये कहती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। नहीं मिला। पीपल्स पार्टी जो पीटीआई की तरफ से PTI ये क्लेम किया जा रहा है कि हमें तो कैंपेन भी करने नहीं दी गई, हमारे रहनुमाओं को वहाँ पर आने नहीं दिया। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि इस मर्तबा जो है हमें वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का आपकी सूरत में नजर आया। थैंक यू सो मच हमें Thank ज्वाइन you. करने के लिए। अमजद साहब, अमजद हुसैन एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और वन ऑफ द 3 नेम्स हैं जो कि वजीर आला बन सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के। लेट्स सी कि पीपल्स पार्टी खुद सिर्फ अकेली ही जमात आगे बढ़कर या हुकूमत बनाती है coalition या होगा। फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो सिंध के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत अहम मसला जो ओवरऑल सिंध का भी है, और स्पेशली अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ से भी इस तरह के केसेस हर रोज़ ही रिपोर्ट हो रहे होते हैं। सिंध में आवारा कुत्ते जो हैं उनके काटने के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं, एंड हम ओवर द मंथ्स इसको कवर करते भी रहे हैं, इसके ऊपर बार बार आवाज़ उठाते भी रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये एक बहुत ही सीरियस चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुका है। अगर हम सरकारी आदाद शुमार, सरकारी नंबर्स आपके सामने रखें तो रवा साल जनवरी से अप्रैल तक सूबे भर में कुत्ते के काटने के केसेस जो है ना वो 85,000 से ज़ायद रिपोर्ट किए गए थे। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 86,000 के करीब रिपोर्ट हुए, जो ना सिर्फ शहरियों बल्कि मुतल्लिका इदारों के लिए भी बहुत हद तक बाइस तशवीश बन चुके हैं। बिल्कुल, इस सारे इशू पे हम डिलिबरेट करेंगे, और मैं बगैर वक्त ज़ाया किए कि अपने गेस्ट के पास जाना चाहता हूँ इन सवालात के साथ, क्योंकि उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ना सिर्फ प्रिवेंटिव साइड बल्कि इसका जो कॉज है उसकी तरफ भी गौर किया जाए और उसके ऊपर कर पाया जाए। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध मौजूद हैं, सुमेरा हसन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड वेलकम टू सुबह से आगे। सिंध हुकूमत ने रेबीज़ और डॉग बाइट केसेस के हवाले से मुहिम शुरू की है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और इसके पैरामीटर्स क्या हैं, इसकी आउटलाइंस क्या हैं? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि सिंध गवर्नमेंट ने जो रेबीज़ के ऊपर और उसकी रोकथाम और डॉग बाइट केसेस के मुतासरीन को क्या कहते हैं बर वक्त इलाज प्रोवाइड करने के लिए जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है, जिसके ऊपर हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ऑफिस, बाकी सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वहाँ पर हमने बैठ के जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डिज़ाइन की है। इसमें वी आर लुकिंग एट 2 एस्पेक्ट्स, 2 एस्पेक्ट्स हैं इसके, एक इसका प्रिवेंटिव साइड है और एक इसका क्यूरेटिव साइड है। प्रिवेंटिव साइड जो है इट बेसिकली रिलेट्स टू द पॉपुलेशन मैनेजमेंट ऑफ द डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स के आवारा कुत्ते जो गलियों में घूम रहे होते हैं या जो लोगों को बेसिकली डॉग बाइट का जो लोग शिकार होते हैं, तो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उनकी न्यूट्रिंग स्पेइंग और साथ साथ उनकी वैक्सीनेशन जो है वो की जा रही है, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, जिसको कंप्लीट होने में थोड़ा आप पता है कि वक्त दरकार होगा, एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी और अल्टीमेटली जो है वो रेबीज़ जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी। सेकेंडली इसकी क्यूरेटिव साइड में कि अगर खुदा न खास्ता किसी को स्ट्रे डॉग जो है वो बाइट कर ले तो उसको फिल फॉर जो है वो क्या किया जाना चाहिए, उस पर गवर्नमेंट ने जो है वो ये अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि 278 जो रेबीज़ प्रिवेंटिव सेंटर्स हैं वो अक्रॉस द सिंध जो है वो क्रिएट किए गए हैं, जो सिंध के 6 डिवीजन्स हैं उसके अंदर ये बनाए गए हैं। उन 278 एंटी रेबीज़ जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं कि वहाँ पे बेसिक अगर किसी को डॉग बाइट केस हो जाता है या इंसिडेंट हो जाता है तो सबसे पहले वो वहाँ आएगा, वहाँ पे प्रॉपर जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पे आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाएगी और डॉक्टर वहाँ पे जो ट्रेन स्टाफ मौजूद होगा वो देखेगा कि आपका वुंड आया इस नेचर का है या उसके ऊपर एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन आपको पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड देन अगर उसको लगेगा डॉक्टर को कि भाई आपका जो वुंड है वो इट इज़ ऑफ क्रिटिकल नेचर और उसको जो है वो ज़्यादा उसकी ज़रूरत है वैक्सीनेशन की, तो वो आपको एक रेफरल सेंटर पे रेफर कर देगा। बेसिकली 278 में से ही हमने क्लस्टर करके इन डिविजन्स में जो है वो रेफरल सेंटर्स बनाए हैं, उनमें से 112 278 में से 112 रेफरल सेंटर्स हैं। सो वो रेफरल सेंटर्स जो हैं वो आपको जो है वो 3 शिफ्टों में काम कर रहे होंगे और वो आपको बेसिक जो रिग है रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन की वैक्सीनेशन वो भी
वहाँ पे एडमिनिस्टर की जाएगी, अच्छा, वो भी सुमेरा लगाई साहिबा? जाएगी उस सूरत में जब देखा जाएगा कि जो डॉग बाइट है वो सिवियर नेचर ठीक का है, है। ठीक है। सो अच्छा, सबसे पहले तो इसका सबसे आसान हल विच मेरा एक एवरीवन शुड सवाल डू ले लीजिएगा, वो है आपने कि आप क्यूरेटिव साइड की बात की, प्रिवेंटिव साइड की बात की। पहले मैं चाहूँगी ज़रा प्रिवेंटिव साइड जो है उसका जिक्र कर लें कि स्ट्रीट डॉग्स को जो है ट्रीट किया जाता है ताकि उनकी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। एंड आई ऑलवेज वंडर कि किस तरह से ये अंदाज़ा लगाया जाता है या फिर काउंट किया जाता है कि कौन से एरिया के अंदर कितने स्ट्रे डॉग्स मौजूद हैं। क्या इसके लिए रिलाई किया जाता है सिर्फ शिकायत के ऊपर, या अपनी भी आपकी टीम्स हैं जो सर्वे करती हैं? देखिए, स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो कराची हो या ऑल ओवर अक्रॉस सिंध हो, उसमें स्ट्रे डॉग्स की तादाद इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। उसमें हमारी टीम्स भी ऑन ग्राउंड जब काम कर रही होती हैं तो उनको भी आइडिया होता है कि कौन से एरिया से, एक तो कंप्लेंट्स हमारे पास ज़्यादा आ रही होती हैं। 1093 जो स्ट्रे डॉग की कंप्लेन है नंबर है, वहाँ पे कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। उसके अलावा हमारे पास ईमेल्स आ रही होती हैं। हमारा डैशबोर्ड स्टैब्लिश है रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम का, जिसके ऊपर ये कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। वहाँ से देख रहे होते हैं। उसके अलावा जो फील्ड में टीम्स जा रही होती हैं, वहाँ पर जो लोग इलाके के लोग होते हैं वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पे डॉग जो हैं वो ज़्यादा हैं। उसमें फिर हम लोग ये करते हैं कि वहाँ से डॉग्स को हम TNDR, ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड देन रिलीज, हम डॉग्स को उस एरिया से लिफ्ट करते हैं, उसको अपने सेंटर्स पे लेके आते हैं। ये रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के डिफरेंट सेंटर्स हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम द क्यूरेटिव सेंटर्स, राइट। ठीक है। यहाँ पे डॉग्स को ट्रीट किया जाता है। इसमें डॉग्स की अगर मेल डॉग है तो उसकी न्यूट्रिंग की जाएगी, और अगर फीमेल डॉग है तो उसकी स्पेइंग की जाएगी, और उनको साथ साथ वैक्सीनेट किया जाएगा रेबीज के अगेंस्ट। तो खुदा न खास्ता अगर वो किसी को बाइट करते हैं तो वो रेबीज वायरस जो है वो ट्रांसमिट ना करे, और फिर हम उनको उसी एरिया में छोड़ देते हैं जहां से हम उनको लिफ्ट करते हैं। सो अच्छा, ये मैम, पूरे प्रोसेस से जो है वो वैक्सीनेशन के साथ ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, और स्पेइंग वाली जो फीमेल्स हैं उनकी हम ओवेरियन स्ट्रैक्टमी करते हैं और उनको फिर अपने सेंटर्स पे रखा जाता है जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि वो वापस चलना फिरना शुरू कर दें, और उसके बाद जो है एक वो छोटी अपना सी फील्ड में बात वापस और उस पर मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि एंटी रेबीज सेंटर और रेफरल सेंटर, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना डेवलप हुआ है अभी तक? देखिए, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बेसिक सेंटर्स हैं जहां पर वो, जो कि मैंने बताया, WHO के स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं। और वो बेसिक सेंटर है कि अगर खुदा न खास्ता वो हर जिले के हर तालके में बनाए गए हैं, हर सब डिवीजन में वो मौजूद है। और वो बेसिक सेंटर है, किसी को भी डॉग बाइट का केस हो वो वहाँ जाके रिपोर्ट करे, और वहाँ पे जो ट्रेन स्टाफ है वो सुबह से शाम तक जो है, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वहाँ मौजूद होगा, और वहाँ पर जो है वो आपको बेसिक ARV, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल होगी। वो ये 278 हमने ARVs बनाए हैं अक्रॉस सिंध। इन्हीं ARV सेंटर्स में से कुछ डिविजन्स में हमने क्लस्टर्स करके, हर डिस्ट्रिक्ट में क्लस्टर्स करके रेफरल सेंटर्स बनाए गए हैं। उन रेफरल सेंटर्स में 3 शिफ्टों में स्टाफ होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें रेफरल सेंटर्स में रिग लगेगी, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन जो वैक्सीनेशन है वो वहां पर लगाई जाएगी। सो ARV में आपको बेसिक फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाएगी, डॉक्टर आपका वूंड देखेगा, अगर वो उसको लगेगा और कि इन इसको तमाम आगे आपको सेंटर्स में रेफर करना एंटी है फॉर रेबीज रेड। वैक्सीन मौजूद है सुमेरा साहिबा? क्योंकि ये शिकायत भी आती है कि अस्पताल में जब पहुंचता है कोई भी मरीज, कुत्ते के काटने का मरीज, तो वहाँ पर वैक्सीन मौजूद नहीं होती। इन तमाम सेंटर्स में वैक्सीन मौजूद है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने तमाम इस पे जो इक़दाम हैं वो किए हैं कि ARV भी मौजूद हो, जो बेसिक एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन है वो भी जितने सेंटर्स डेवलप किए गए हैं वहाँ पे मौजूद हो, और इसके साथ साथ रिग भी मौजूद हो, रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन जो वैक्सीनेशन है वो भी जो है वो वहाँ पर मौजूद हो। इस वक्त हमारे पास, अगर मैं, इफ़ यू वांट मी टू कोट द नंबर, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिग भी मौजूद है। 8712 रिग की फाइल्स हमारे पास इस वक्त मौजूद है कि अगर कोई आए तो हम उनको जो है वो रिग जो है वो एडमिनिस्टर कर सकें। और ARV भी इसी हिसाब से 49,160 हमारे पास फाइल्स जो है उसकी मौजूद है कि हम वहाँ पर उनको एडमिनिस्टर कर सकें। सो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वैक्सीन इज अवेलेबल एट ऑल ARV एंड रेफरल सेंटर्स। अच्छा सुमेरा, ये भी बताइएगा कि आवाम की अवेयरनेस के लिए क्या किया जा रहा है? कोई कैंपेन्स वगैरह शुरू की गई हैं खास तौर पर लोगों को ये बताने के लिए कि कैसे डील करना है सारी सिचुएशन से? जी, सिंध गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में एक आगाही मुहिम जो है वो उसको इनिशिएट किया है। उसका मकसद यही है कि लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले कि किस तरीके से अगर डॉग बाइट केस हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, तो उसको किस तरीके से जो है वो आपने जो है वो क्या इकदाम करने चाहिए। तो सबसे पहले तो
जो जख्म है उसको 20 मिनट तक सिर्फ पानी के साथ जो है आपने उसको धोना है, और एक आम साबुन, कोई भी साबुन हो सकता है, उस साबुन से अच्छी तरह जो है वो अपने जख्म को जो है वो साफ करना है। उसके बाद आपने सबसे पहले जो भी आपका करीबी ARV सेंटर है, रेबीज वैक्सीनेशन सेंटर है या रेफरल सेंटर है, वहां जाके जो है वो आपने रुजू करना है और जो डॉक्टर की हिदायत है उसके मुताबिक आपने अमल करना है। इसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ पैम्फलेट्स, मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट्स और सिंध गवर्नमेंट इसको जो है वो तशहीर कर रही है ताकि लोगों में इसकी आगाही आ सके। ऑलराइट जी, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आयशा जो हमारी सोसाइटी में लेना ज़रूरी है। सिर्फ सिंध के अंदर नहीं, आई वुड इनकरेज पंजाब को भी कि अपनी गलियों की तरफ और अपने गांव की तरफ और अपने देहाती इलाकों की तरफ देखें, वहाँ पे ये केसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट सिंध गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, अच्छे स्टेप्स हैं। जो आपको नंबर बताया गया अभी उसके ऊपर कॉल भी कीजिए अगर आपको कोई डॉग बाइट का इंसिडेंट आपके इलाके में पेश आता है। प्लस अगर स्ट्रे डॉग्स आपके इलाके में ज़्यादा हैं तो उनको भी रिपोर्ट कीजिए। इनह्यूमेन तरीके से नहीं कर्ब किया जा रहा है, इसको बड़े ह्यूमेन तरीके से कर्ब किया जा रहा है। मेल डॉग्स को न्यूटर किया जा रहा है और फीमेल डॉग्स को स्पे किया जा रहा है, वैक्सीनेट करके अच्छे तरीके से उनको वापस छोड़ दिया जाता है कि ताकि वो आपको बाइट ना करें, हॉस्टिलिटी उनके अंदर से ख़त्म हो जाए। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है ख़त्म इस सेगमेंट का। फिलहाल वो गोइंग ऑन अ ब्रेक, वापस आते हैं तो फिर मुलाकात होती है, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो हमारी हेल्थ के मसाइल भी बदलते जा रहे हैं और नई नई टर्म्स जो है ना वो मार्केट के अंदर आती जा रही हैं। एक नई टर्म हमारे सामने आई और जब हमने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि वाकई में बहुत बड़ा मसला है। अब टर्म है कॉस्मेटिकोरेक्सिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक नई जहनी कैफियत है जो आजकल बच्चों के अंदर, ख़ासतौर पर अगर हम जेनजी की बात करें और जेनजी से आगे बढ़ते हुए जनरेशन अल्फ़ा की बात करें, यानी कि 15 साल से भी कम उम्र बच्चे, उनके अंदर ये देखी जा रही है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये है कि एक बच्चा जो है ना, ख़ासतौर पर एक लड़की की अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया के थ्रू, टू मच इन्फॉर्मेशन के थ्रू और टू मैनी ऑप्शंस की वजह से उसके जहन में ये चीज़ बैठ गई है कि मुझे मेरी स्किन जो है ना वो बिल्कुल चाहिए परफेक्ट, मेरी स्किन के ऊपर कोई पिंपल नहीं होना चाहिए। अब मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बच्चे कह रहे हैं कि हमें एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम। भाई आपको एंटी एजिंग क्रीम की क्या जरूरत है? ये स्किन केयर ऑब्सेशन जो है ना, 12 स्टेप्स रूटीन, मॉर्निंग की अलग रूटीन है, शाम की अलग रूटीन है, इसके ऊपर बात करनी है हमने। व्यूअर्स, एक फनी बात है और वो फनी बात ये है कि क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन एक अदद मूवी आई थी। उसमें होता ही है कि एक इंसान बूढ़ा पैदा होता है, जवान होते होते अपनी जवानी की पीक पे आके वो बच्चा बनता है और फिर बच्चा बन के लाइफ चल रही होती है रिवर्स में उसकी। तो आप जितना मर्जी प्रोडक्ट यूज कर लें, आप क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन की तरह आप बेटा जिधर पैदा हुए हैं ना, आपने जाना ज़ईफ़ी की जाने पे, ठीक है? तो आप सबसे पहले अपनी डाइट, स्लीप रूटीन, इन चीज़ों की केयर करें, केमिकल से दूर रख करें। बट हम लोगों ने आज बात करनी है जो मेंटल इफेक्ट्स हैं जिसमें से हमारे बच्चे गुजरे हैं। कुछ स्टैट्स मैं आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूँ, फिर अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। 12 से 14 साल के बच्चों के लिए जो वर्ड आजकल यूज़ किया जाता है वो है ट्वीन्स, राइट? TWEENS, ट्वीन्स। नाउ $300 अ ईयर की स्पेंडिंग कैपेसिटी रखते हैं ये रॉबिन रिपोर्ट के मुताबिक, जो सालाना ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर ये सर्च करते हैं और उनके ऊपर फिर ये खर्चते हैं। 53% ऑफ द ट्वीन्स, दैट इज 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चे रेगुलरली इंटरैक्ट कर रहे हैं टिकटॉक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ब्यूटी क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स और इस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ। अब क्या है जो इन बच्चों को इतना पुश कर रहा है और क्यों ये इतना इंडल्ज कर रहे हैं? गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आई थिंक वी नो कि क्या है, लेकिन हम इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है। और एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, डॉक्टर शहर बानो। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्किन बहुत अच्छे तरीके से समझती भी हैं और लोगों को उसके हल भी फराहम करती हैं। लेकिन जब मसला हो ही ना डॉक्टर शहर बानो, जैसे बच्चों की स्किन के अंदर क्या मसला होगा? एक 13 साल की लड़की, मुझे नहीं याद पड़ता कि 13 साल की जब मैं थी तो उस वक्त मेरे जहन में क्या चल रहा होता था। वो एडोलेसेंस हमारी जितनी भी गुजरी है तो उसमें हमारे ये मसाइल थे ही नहीं। इन बच्चों के तो मसाइल ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम। वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो आपने ट्वीन्स की बात की है ये मुझे भी अभी पता चली और बहुत आई मीन इट हैज़ शॉक्ड ऑनेस्टली। लेकिन जब हम अपना क्लिनिकल रिव्यू देखें इस बात पे तो इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि कोरियन या ग्लास स्किन, जी जी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग वर्ड। इसी ट्रेंडिंग वर्ड के साथ बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं क्योंकि कोरियंस ने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे, टिकटॉक, सोशल मीडिया, इंस्टा पे, और बच्चे आजकल देखें तो माएँ ईजी क्या करती हैं, खाते वक्त टैब दे रही होती हैं, फ़ोन दे रही होती हैं, एक जान छुड़ाने वाला सिस्टम है। बच्चे रो रहे होते हैं, आप यकीन करें आप 5 मिनट उनसे ये चीज़ ले लें, they will not survive without the screens। और स्क्रीन पे एग्जैक्टली वो क्या देख रहे होते हैं? they are scrolling।
और बिकॉज ऑफ दिस मार्केटिंग थिंग एंड दे आर प्रोमोटेड द स्किन मार्केट वेरी हाईली, और माओ को भी लगता है चलें इट्स समथिंग सेफ, कुछ बुरी चीज़ नहीं देख रहे, लेट देम सी. So what they are gaining the information and the knowledge how to take care of the skins with the beauty products, and then they redo those reels by buying expensive products. Trust me, even my daughter, she is only 13 years, and I was shocked when she gave me the list of the Sephora कि जी ये आप ये products Paris से जाके लेके आने हैं. Oh God. So what is happening here? एक जो क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन गैदर करके लोगों को जो बना चाहती हूँ. बच्चियों में एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस जो आपकी माओ में या किसी में नहीं होते थे आजकल कॉमन है. यू नो व्हाई? बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स जो कि आप लगाते हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जितने भी स्किन के ऊपर, उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनको पैराबेन्स कहा जाता है. ये पैराबेन्स उसको फंगस नहीं लगने देते, उसको बैक्टीरिया नहीं लगने देते, और इन प्रोडक्ट्स की लॉन्ग लाइफ कर देते हैं. तो जब ये प्रोडक्ट, क्योंकि बच्चों का जो हाइट है और वेट है, स्किन का सरफेस एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बॉडी वेट थोड़ा होता है, तो उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट डबल हो जाती है एज कम्पेयर टू द एडल्ट्स. एंड दे कीप ऑन यूजिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स बाय वॉचिंग ऑल दीज रील्स ऑन द फेस, ऑन द बॉडी, एवरीवेयर, विच मीन्स कि वो स्किन तक महदूद नहीं रहेगा, वो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में रहेगा. अब जैसे आप डर गए हैं प्लास्टिक बॉटल से, सो आई थिंक दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट कि इस चीज़ से डरना चाहिए. एक रिसर्च में पढ़ रही थी, उसमें ये बताया जाता है कि अगर आप देखें तो मिलेनियल्स जो है ना वो यंग लगते हैं अपनी एज से, और जो जेनजी हैं वो अपनी उम्र से बड़े लगते हैं. क्या उसकी ये भी एक रीज़न हो सकता है? 100%, क्योंकि अननेसेसरी प्रोडक्ट्स लोडेड तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन एट्रोफी हो रही है, स्किन पतली हो रही है. और ऐसे स्किन पे आपने देखा होगा एक्नी बहुत कॉमन है यंग जनरेशन में. एक्नी के साथ क्लोज कोमिडोन्स, जिस तरह छोटे पित की तरह दाने होते हैं, कोमिडोनल एक्नी इज़ वेरी कॉमन. और एक बिल्कुल छोटे छोटे वेसल्स जिसको हम टेलेंजेक्टेजियाज कहते हैं, दे आर एक्सट्रीमली कॉमन. देयर स्किन इज ऑलमोस्ट ड्राई एवरी टाइम, दे आर इरिटेटिंग, दे आर इचिंग, सीजन बर्दाश्त नहीं कर सकता. सो वो हाई रिस्क प्रोडक्ट में है यंग बच्चे. इवन इफ यू थिंक विटामिन सी इज सेफ फॉर देम, आई वुड से नो. फॉर 13 साल, फॉर 14 साल, फॉर 15 साल की बच्ची, नो, विटामिन सी इज इवन नॉट सेफ. What is the safest zone that they can consider? Very gentle moisturizer according to their skin type. किसी की oily है, किसी की dry है, उसके मुताबिक market में moisturizers available हैं. Skin protection sunblocks, yes, they can use. Once they are back home, there is no need to apply sunblocks because mostly we are indoors. और हमारी खिड़कियां भी इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसके अंदर से आपका सनलाइट आए. बिल्कुल ऐसा ही है. So I mean these are the safer products. They can use a moisturizer, a very good cleanser at night. That's it. अच्छा, थोड़ा सा ना, अब सिंस आपने पैराबेन्स की बात की है, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कितने यूज़ होते हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर और उनका इफेक्ट. इवन जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, आई डोंट यूज़ परफ्यूम अराउंड माई डॉटर्स. मैं अपनी बेटियों के आसपास अपना परफ्यूम यूज़ नहीं करता बिकॉज आई एम अवेयर कि उसके अंदर जो भी कुछ यूज़ हो रहा है, जो उनके लंग्स में जाएगा खुशबू की शक्ल में, वो एंडोक्राइन डिसरप्टर है विदाउट क्वेश्चन. हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए कि बच्चे फाइनली हम प्रोटेक्ट कर पाएँ इस प्रॉब्लम से. और अगर विटामिन सी स्किन पे लगाना, उससे बेहतर आप माल्टा खा लो, आप तरबूज खा लो, आप ईटिंग इज बेटर. इसलिए शायद हमें हमारी अम्मियों की स्किन ना अभी भी अपने से ज्यादा अच्छी उनकी स्किन लगती है. बाल बेहतर हैं, उनके बाल बहुत बेहतर हैं. सब अब यकीन करें, कंसल्टेशन में माँ बेटी बैठी होती है, माँ की स्किन ज्यादा बेहतर शाइनी. मतलब ठीक है एजिंग साइंस हैं, लेकिन उसकी स्किन पे दाना नहीं होगा. स्किन क्वालिटी लेकिन बेहतर होती है. क्वालिटी इज कमाल. एंड द यंगर पीपल हु दे आर फेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स. That's exactly what you said, कि it's better to eat these things rather than to apply. जी. अब ये है कि फैंसी करने के लिए बच्चों के लिए ना, अब Sephora took out this point क्योंकि इनके पीछे दुनिया लगी है. People are facing these problems. Doctors and pharmaceutical companies कुछ लगी हैं कि you do not provide this on ईजी अवेलेबिलिटी, कि हर कोई आके ग्रीन नीली बॉटल्स को पिक करे और लगाना स्टार्ट कर दे. तो वो क्या कर रहे हैं, सन ब्लॉक विद द मॉइस्चराइजर कुछ प्रोडक्ट्स देने लग गए हैं, कुछ ग्लू फॉर्म में एक फैंसी चीज़ें देने लग गए हैं टू डिस्ट्रैक्ट द चिल्ड्रन. सो दे आर टेकिंग सम स्टेप्स टू मेक अ लिटिल बिट ऑफ सेफर अप्रोच. Yes, does these things actually, even the niacinamides, even the vitamin C's, can abrupt your endocrinological functions? Yes, they do. They can, if it is a long-term use. Not because of its active ingredient, because of its preservatives. आप प्रिजर्वेटिव अगर केचप मायो में भी खा रहे हैं ना, और कैंड फूड में भी खा रहे हैं, आपके जिस्म में जा रहा है, वो किसी किस्म की फॉर्म में भी है, वो हार्मफुल है. इट्स सो फनी कि पहले आप एक प्रॉब्लम को क्रिएट करें,
देन उसके फिर बाद उसको treat करें। उसको ट्रीट करने के Don't लिए you आप think it's all the- बच्चों को दूर करें, जैसे सोशल मीडिया यूज के बारे में बात है ना कि पहले ओपन था बिजनेस It's business कि तलब मौजूद है तो रसद भी रहेगी, कि तलब आपने क्रिएट की बच्चों को दिखा दिखा कर उनको आपने इस तरफ यार लगाया। आपके एड्स में अभी क्या चल रहा होगा? 5 Exactly. मिनट बाद आप व्हाइटनिंग क्रीम्स का ऐड दे रहे होंगे, Yes. पेड, Yes. इज इट नॉट? दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। अच्छा तो हमारा ये मानना है और कि हमारे जो 13 साल 12 साल 9 साल 10 साल के बच्चे इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया, देयर स्किन्स आरंट रेडी, देयर बॉडीज आरंट रेडी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उनके स्किन की भी आपने बताई है, मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था। बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि स्किन का सरफेस एरिया कंपेयर टू द बॉडी इज़ मच लार्जर। हमारी स्किन कितने आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है अप्लाइड प्रोडक्ट, ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि हमारी पाकिस्तान में अवाम और बाहर भी जो देख रहे हैं लोग, उनको इस चीज़ का नहीं पता कि हमारा स्किन टिश्यू पेपर की तरह एब्जॉर्ब करता है चीज़ों It's को। literally like a sponge. The younger people have the absorbent capacity which is almost 60 to 70%. Younger people. Younger slot means 20 साल तक। 20 साल के बाद, जब 25 साल के बाद जो स्किन चेंजेस होती है ना, तो उसमें क्या होता है, स्किन आपकी कैरेटिनाइजेशन स्लो हो जाती है, सही। आपका सेल्स का रिप्लेस होना या झड़ना स्लो हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो स्किन प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहे होते हैं ना, जैसा कि 30-35 प्लस एज ब्रैकेट में आ रहे होते हैं कि जी डॉक्टर साहबा वो क्रीम जो मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही थी, अब मुझे वो इफेक्ट वैसा नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्सटीरियर लेयर है स्किन की, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो थिक हो जाती है, वो डेड सेल लेयर है, उसकी शेडिंग स्लो हो जाएगी वक्त के साथ साथ, उसकी एब्जॉर्बिंग पावर स्लो हो जाएगी। सो हम लोग क्या करते हैं, हम जी रीसर्फेसिंग लेज़र कर दिया या कुछ केमिकल पील कर दिया, कुछ ना कुछ कर दिया जेंटल सा, ताकि ऊपर वाली डेड सेल लेयर जो कि आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट 60% पी रही थी, जज्ब कर रही थी, वी रिमूव दैट एंड योर स्किन मस्ट बी वेरी एब्जॉर्बेंट to use all the active ingredients deeper into the layer. Alright. So younger, अगर 25 साल तक बात करूं तो उनका 60-70% जा रहा है. सही। It's very quickly absorbed. Of the product that you're using. All the products that you're using. फिर आजकल फैशन अंडर ऑक्लूजन का ये सैंडविच टेक्निक्स बड़ा फैशनेबल आ गया जी. सैंडविच टेक्निक वो क्या करते हैं, डबल द एब्जॉर्प्शन. प्रोडक्ट लगाया, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा दिया. वो सर्टन स्किन्स के लिए होता है, हर स्किन के लिए नहीं होता. दैट इज़ कॉल्ड सैंडविच टेक्निक अंडर ऑक्लूजन. जैसा कि एक्जिमा के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो उनको हम कहते हैं जी आप ऑइंटमेंट लगाओ और उसको डबल एब्जॉर्प्शन करने के लिए ये जो रैप्स होते हैं ना, फूड रैप्स प्लास्टिक वाले, वो चढ़ा लें. बट वो एक्जिमा के लिए है. That is for problematic अगर आप नॉर्मल स्किन के ऊपर भी करना शुरू कर देंगे तो उसके असर क्या होंगे? इन द एंड डेफिनेटली जो हमारे बच्चे हैं 15 साल या उससे छोटी बच्चियां, वो अपनी स्किन को कैसे बेहतर रखें इन केमिकल्स के बगैर, क्या किया जा सकता है जिससे नुकसान भी ना हो और स्किन की एब्जॉर्प्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो कोई केमिकल एब्जॉर्ब ना करे उनकी स्किन? अव्वल तो बहुत ज़रूरी है ऐसी बच्चियाँ लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें ना, रात को आधी रात तक सोएं प्लीज़. Morning sunblocks is essential. Yes, moisturization, cleansing is far more better than the face washes. Face washes disrupt your skin barrier. Remove the flora. आपके वो बैक्टीरियाज या आपका वो फंगा है जो नॉर्मल फ्लोरा होता है आपके स्किन का, उसको भी ले जाते हैं आपके फेस वॉशेस. सो क्लिनजिंग इज़ फार बेटर. थर्ड, अगर आपका लाइफस्टाइल बेहतर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, खाना पीना ठीक है, you don't take junks daily, honestly skin will not show up any eruptions or any breakouts or any problems. So that is important. And psychological health, being a Muslim, namaz is something that you need to add on in your routine. Very necessary. ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच डॉक्टर. My pleasure जी. थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए. भाई इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो फ़ोन जो हमारे हाथ में होता है ना, अम्मी सही कहती थी, सारी परेशानियों की, सारे मसलों की जड़ वही है. उसी के ऊपर हमारे सामने सारे एड्स आ रहे होते हैं जो हमारे बच्चे देख रहे होते हैं. उसी में सारी वो वीलॉगिंग की जो वीडियोज़ आ रही होती हैं कि कैसे अपनी स्किन को बेहतर करना है, और उसी को डूम स्क्रॉल करते हुए हम आधी रात से ज़्यादा गुजार देते हैं और सोते नहीं हैं. अल्टीमेटली हमारी स्किन भी मुतासर होती है, हमारी हेल्थ भी मुतासर होती है, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी मुतासर होती है. तो अगर आपके बच्चे ये नहीं देख रहे हैं शो, तो आपके लिए अर्ज़ ये है कि अपने बच्चों को कहे कि वक्त पर सोना बहुत ज़रूरी है और उनके लिए सारे ऑप्शन उनके सामने मत रख दीजिए, क्योंकि बच्चों को नहीं पता उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है. जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते आपने फैसला. और आयशा, आई थिंक एक मैसेज है जो बच्चों को भी देना चाहिए. किड्स, इफ यू आर वाचिंग, सेव योर हार्ट्स फॉर लेटर. इट्स लाइफ्स गोना कॉस्ट यू, लेकिन डाउन इन द लाइन. तो डरा नहीं रहे, वार्निंग दे रहे हैं, अर्ली वार्निंग, हेड्स अप. इसी के साथ चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे, दूसरी तरफ मुलाकात होती है. साथ रहिएगा. This segment is brought to you by AKD Securities Limited.
जी, ब्रेक के बाद खुश आमदीद मनी मैटर्स में भी खुश आमदीद। पाकिस्तान की मईशत की हम बात करते हैं और आज का टॉपिक जो है वो डिजिटल करेंसी और डिजिटल फाइनेंस के बारे में है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत अहम तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। इन्फॉर्मेशन ये है कि हुकूमत आइंदा बजट के अंदर जो अहम फैसले करने वाली है, जिसमें टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसका मकसद ये है कि मुल्क में जो तेज़ी से ये हमें मार्केट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके अंदर गैर रस्मी हमारी डिजिटल इकॉनमी, इसको रेगुलेट भी किया जाएगा एंड रेगुलेट करने के बाद इसके ऊपर टैक्स भी लगाया जाएगा। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो इन्वेस्ट करती है और ट्रेड करती है। लेट्स सी कि उनकी तरफ से अब किस तरह का रिस्पांस आता है, बट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। अब चंद माह में इसको कानूनी शक्ल दे दी जाएगी और किस तरह से ये राह हमवार होगी, इसके हमवार होने के बाद, चीज़ों के साइन हो जाने के बाद, टैक्स नेट में आ जाने के बाद, डिजिटल एसेट्स और डिजिटल एसेट की सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो हैं उनको क्या ये चीज़ इनकरेज करेगी हमारे यहाँ डिजिटल इकोनॉमी को या डिस्करेज करेगी? बिकॉज जिस तरह से हम जानते हैं कि टैक्सेस को हम लोग फुली अंडरस्टैंड नहीं करते, ये हमारी बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ स्टेप्स होते हैं जो डिस्करेजमेंट का भी बायस बन जाते हैं। AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड से हमारे पास सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट मोहम्मद अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? और नई पेशरफ्त जो है ये कितनी जो कि ये प्रॉमिसिंग है हमारे लिए और हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर डिजिटल इकोनॉमी अगर हम करें क्रिप्टो के लिए तो? इम्पोर्टेंट तो है। वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्योंकि टैक्सेशन भी इम्पोर्टेंट है, फॉर्मलाइजेशन भी होना इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के पास लाखों क्रिप्टो के ट्रेडर्स हैं, छोटे बड़े, और ना उनके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन है और ना कोई ओवरसाइट है और ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं दूसरों की तरह नेशनल एक्सचेकर में। तो इनको फ्रेमवर्क में लाना भी ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने बोला कि सपोर्ट करेगा ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्कुल इसके लिए अथॉरिटी तैयार करिए और NOCs दिए हैं कुछ एक्सचेंजेस को ताकि वो अपना गोल भी अचीव करें और टैक्सेशन हमारा बन सके इस सेक्टर से। ठीक है। अच्छा अली, जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि डेटा शेयरिंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत डेलिब्रेशंस हो चुके हैं कि भाई कितने लोग इसके अंदर शामिल है, कितने लोग क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं, इसका डाटा कैसे मालूम किया जाए। तो बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके साथ जो MOUs हमारे साइन हुए, जिसमें टोकनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर वो हमें असिस्ट कर रहे हैं, उसमें डेटा शेयरिंग के लिए हम उन्हीं पर रिलाई करेंगे या हमारा अपना भी कोई राइट नाउ मैकेनिज्म मौजूद है जिसके ज़रिए हम डिजिटल करेंसी में ट्रेड करने वालों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ले सकती है? इस खबर के हिसाब से तो एक्सचेंज को लाइसेंस दिया जाए पाकिस्तान में और ये एक्सचेंज कैप्चर करेगा डेटा, KYC प्रोटोकॉल जो होता है बैंक्स का, और इसके थ्रू जो भी जैसे इन एक्सचेंजेस में अकाउंट ओपन करने के लिए भी NIC तो चाहिए होता है, जैसे बाइनेंस है फॉर एग्जांपल, तो वो तो डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर अथॉरिटीज से भी शेयर करेंगे और रेगुलेटर से शेयर करेंगे, जो ऑब्टेन करेंगे रिकॉर्ड ट्रेडिंग का, और फिर वॉलेट हो जैसे स्टॉक मार्केट का डेटा है, तो मेरे हिसाब से उसी तरह वॉलेट और फंड साइज को देखना चाहेंगे हमारी अथॉरिटीज। ठीक। अच्छा, क्रिप्टो को अगर हम नेक्स्ट टैक्स नेट में लाने की बात कर रहे हैं, तो टैक्स नेट में लाने के बाद हम कितना टैक्स है, कितना रेवेन्यू है जो इसके ऊपर कलेक्ट कर सकेंगे? देखिए बहुत ही प्रीमेच्योर है अमाउंट, इसके ऊपर कोई भी डेटा है नहीं, लेकिन कोई एक एस्टिमेट है कि सर्टेन मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं और उनका क्योंकि टैक्स के लिए प्रॉफिट होना जरूरी है। हमें पता नहीं उन प्लेयर्स का प्रॉफिट कितना, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स होता है, तो ये टैक्सेबल प्रॉफिट वो कितना बनाते हैं, लॉस बनाते हैं, तो इसके लिए कोई नंबर फिल वक्त है नहीं। अली, जब हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं जहाँ पर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वहाँ से ट्रेडिंग के ज़रिए कुछ कमा सकें, एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट ये भी होता है कि यहाँ पर क्योंकि टैक्स नहीं है गवर्नमेंट का, तो इसलिए भी लोगों का रुझान होता है उस तरफ जाने के लिए। आपको लगता है कि ये टैक्स होने के बाद जितने भी लोग डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनकी तादाद में कमी आएगी? देखें, टैक्स होने के बाद प्रोटेक्शन रहेगी, और लेकिन ऑब्वियसली कुछ यूजर्स अट्रैक्ट इसी वजह से हैं क्योंकि कोई रेगुलेशन के बाहर है, जहाँ पे हम टैक्स होते हैं, हेवीली टैक्स हो जाते हैं, लेकिन दूसरी मार्केट्स में प्रोटेक्शन मिलती है एसओ को, और फिर लॉस मैकेनिज्म भी डिफाइंड होता है, तो बेहतरी भी आएगी, फॉर्मल चैनल से आएगी, क्योंकि फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर देखता है कि ये भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, मेरे करोड़ों रुपए प्रोटेक्टेड है, अभी तो बहुत छोटे रिटेल ट्रेडर हैं, तो वहां से भी एंट्री होगी, तो न्यू सेगमेंट आएगा, जो सेगमेंट समझेगा वो चला जाएगा।
अच्छा, इस बात से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि एग्जिट स्कैम्स जिस तरह से कंपनीज और एप्स कर लेती हैं और फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अनअकाउंटेड फॉर रह जाता है पीछे, आई थिंक उस चीज़ के अंदर भी कमी आ सकती है। चैलेंजेस क्या सामने आ रहे हैं इस टाइम पे रेगुलराइजेशन में? चैलेंजेस वही होते हैं डेटा के, जहाँ डेटा नहीं होता वहाँ पे मतलब एक तो ट्रस्ट का चैलेंज है, डेटा का चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान में काफी 5-6 साल से क्रिप्टो इनफॉर्मल है। कोविड के जमाने में काफी पॉपुलर हुआ था, तो FBI भी देखती है जहाँ में प्रॉफिट होते हैं तो लोग वहां से दूर हो जाते हैं। तो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का पॉइंट ये प्रोबेबली के लो रेगुलेशन रखे, इनिशियली टैक्स कम रखे दूसरे एसेट क्लासेस से, सही। और क्योंकि लॉस बहुत बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर से आप टैक्स भी लोगे तो लोग कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। तो तो एक अजीब सा ट्रेंड भी बन गया ना हमारे मुल्क के अंदर। अली, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एक अजीब सा ट्रेंड ये बन गया कि जिस चीज़ के अंदर गवर्नमेंट को नजर आता है कि हाँ यहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, लेट्स टैक्स दैट प्लेस, तो वहाँ पर टैक्स किया जाता है एंड अल्टीमेटली लोग उसको एग्जिट करके किसी और अपॉर्चुनिटी की तरफ भागते हैं। बट टैक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। आपने उन लोगों को जो टैक्स दे रहे हैं उनकी ज़िंदगियों को भी बेहतर करना है, सोशल सेफ्टी नेट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्योंकि जब हम टैक्स की बात करते हैं और इससे रिलेटेड ही अगला मेरा टॉपिक भी है EV के बारे में, हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, लोगों को तरगीब दी जा रही थी कि आपको हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ और EV की तरफ आना चाहिए, ताकि हम वो ग्रीन एनर्जी और उसके साथ साथ जो इनिशिएटिव है क्लाइमेट चेंज से निपटने का वो ले सकें। जब उसकी तरफ लोगों ने जाना शुरू किया तो अब खबर ये आ रही है कि वहाँ पर भी टैक्स के चर्चे होने लगे हैं। टैक्स के चर्चे होने लगे हैं। एक मेंटेनेंस बहुत महंगी है, जो आम आदमी की आवाज़ उठती है वो ये उठती है कि इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है। कि एवरेज गाड़ी जो आज से 10 साल पुरानी EV भी है, अगर आप उसका बैटरी पैक लेना चाहें या बैटरी पैक नया डलवाना चाहें तो कम से कम भी 1,00,000-1,500,000 के दरमियान का खर्चा है फॉर एन एवरेज कार। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है आपके पास। चार्जिंग स्टेशन आउटसाइड ऑफ पॉपुलर सिटीज आपके पास कराची के अंदर मौजूद है, लाहौर में, इस्लामाबाद में मौजूद है। लेकिन आप थोड़ा सा बाहर चले जाएं, अगर आपकी गाड़ी रुक गई तो आपकी गाड़ी रोगी, ऑल्दो देयर आर अदर सॉल्यूशंस और मोटरवेज के ऊपर मौजूद हैं, बट वी लैक द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हुकूमत एक जाने पेट्रोल की दरामदाद कम करने की कोशिशों में है, दूसरी तरफ माहौलियाती आलूदगी को घटाना चाहती है, क्योंकि ग्रीन इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि हमारे शिखर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वाटर कॉलम्स ख़राब हो रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ये हो। अब बजट इस दफ़ा आके हमें इस तरफ इनकरेज करेगा या हमें इस तरफ जाने से डिस्करेज करेगा? हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्सों ने नुमाया इजाफा जो है वो टैक्सों पे लगने का ज़ेर गौर है, और इस 8 से 18% तक 8 से 18% तक बढ़ सकता है। माय गॉड, 8 से अगर 18% जाएगा, दैट्स मोर देन डबल। डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इससे अगेन वही वाली बात है कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री को टैक्स करते हैं या टैक्स को बढ़ाते हैं तो फिर हमें एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए? क्या वहाँ पर खरीदारों की तादाद बढ़ेगी या फिर कम हो जाएगी? यही समझते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं मशहूद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मशहूद साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यही सवाल कि ये जो EV पॉलिसी बनाई गई थी, मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड मॉडल्स की तरफ जाएं, हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ जाएं। लेकिन टैक्स का बढ़ा देना ये तरगीब से उलट नहीं हो जाएगा कि लोग तो कहेंगे कि भाई ठीक है 8% पर तो हम दे रहे थे, अब 18% हम नहीं देना चाहते, या फिर लोगों को इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं है? इसकी दो बातें, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो इसमें दो बातें हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। पहली कि ये पॉलिसी आएगी थी और जब हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको इनवाइट किया कि पाकिस्तान में आए, तो एक 2016 से 2021 है और एक 2021 से 2026 की पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के तहत इनको मराद दी गई जो जून 2026 में खत्म हो रही है। उसमें थी इनको कि यार ये अपनी CPU भी लेकर आए, CKD की भी असेंबली करें और पाकिस्तान में लोगों कंज्यूमर को दें। मगर इसमें जो एक चैप्टर था वो लोकलाइजेशन का था, जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी फायदेमंद था और कंज्यूमर के लिए भी था कि प्राइसेस कम हो, क्योंकि इसमें EV हो या हाइब्रिड हो, उसके 3 कंपोनेंट के अलावा तो बाकी कंपोनेंट्स तो वो वही हैं जो पाकिस्तान में लोग बना रहे हैं पार्ट्स, चाहे वो बॉडी में आ जाएं, ग्लास में आ जाएं, टायर में आ जाएं या स्टीयरिंग में आ जाएं या सीट्स में आ जाएं, ये वो पार्ट्स से पाकिस्तान में बन रहे थे। इन्होंने पहला तो फेज मिस किया, आई थिंक सो, अगर मैं ये कहूँ कंज्यूमर के लिए, कि लोकलाइजेशन नहीं हुई। जब लोकलाइजेशन नहीं हुई और ये जब गाड़ी रोड पे आएगी तो जाहिर मेंटेनेंस मांगती है, जैसे भी आपने जिक्र किया, तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट कंज्यूमर पे करता है 2 टर्म्स में। या तो वो वेटिंग पे जाता है कि गाड़ी का पार्ट नहीं है, इनपुट होगा एंड देन वो रिप्लेस होगा। दूसरा ये है कि एडिशनल कॉस्ट उसको देनी पड़ती है।
तो ये अल्टीमेटली जो हमारा एंड कंज्यूमर है ना, वो चैलेंज फेस करता है। तो एक तो ये मरला है। दूसरा, अब आप जो कह रही हैं कि पॉलिसीज में गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स हम बढ़ा रहे हैं, देखिए जो दो चीजें भी सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट की इस बजट में और एक पॉलिसीज में। बजट में हमने ये सुना है कि सेल टैक्स इंक्रीज होगा 1 to 18%, 7 to 18%। ये सेल टैक्स इंक्रीज होगा, जो कि स्टैंडर्ड है 18% आप और में हम लोग दे ही रहे हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में या डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, जो भी हम ग्रोसरी लेते हैं या कोई भी चीज हम खरीदते हैं। दूसरा जो ये बजट में आएगा, दूसरा जो इम्पैक्ट इनको ऑटोमोटिव पॉलिसी के तहत मिलने वाला है, जो अभी तक पॉलिसी का जो बनाई जा रही है नेक्स्ट जो जुलाई 2026 ऑनवर्ड, उसमें कहा जाता है कि इनका सीकेडी के रेट्स और इनकी एसकेडी यानी कि सीकेडी के यानी कि पार्ट्स और की जो सब असेंबली यहाँ हो रही है, उनकी भी ड्यूटी कम हो जाएगी। ये अगर 46 थी तो 25 थी तो ये 15 में आ जाएगी। तो बैलेंस ऑफ जो कंज्यूमर को इम्पैक्ट आएगा वो इतना ज्यादा नहीं आएगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट ऑफ परचेसिंग पीछे से भी ओईएम्स की कम होगी। गवर्नमेंट को फायदा होगा क्योंकि एक तरफ वो टैक्स बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो ड्यूटीज को कम कर देंगे। तो गवर्नमेंट क्या वाकई में फायदे में रहेगी अगर कंज्यूमर को इतना ज्यादा उसकी खर्चे के अंदर, इतने फंड्स के अंदर इतना मसला नहीं आता? तो देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है कि गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना होगा इस स्ट्रैटेजी से या इस पॉलिसी से, जिसमें 2 पॉलिसीज हैं। एक तरफ हम सेल टैक्स बढ़ा रहे हैं और दूसरा तरफ हम अपने सीकेडी के रेट्स कम कर रहे हैं। सीकेडी के मतलब कहते हैं कि कंप्लीट नॉकडाउन पार्ट, जो पार्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, उनके रेट ऑफ ड्यूटी हम कस्टम ड्यूटी जो है वो कम कर रहे हैं। तो उसमें हमें ये देखना है कि कितना आप अर्न करेंगे और कितना आप लॉस करेंगे। एक तो है कंज्यूमर जिसकी आप और हम बात कर रहे हैं, दूसरा इससे कनेक्टेड जो है ना वो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि अगर आप रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी को कम कर रहे हैं तो लोकल जो पार्ट्स बनाने वाले पाकिस्तानी पार्ट्स मैन्युफैक्चरर जो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके लिए चैलेंज होगा कि उनसे ये लोग खरीदने चाहेंगे या 15% में माल इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं जो आपने निशानदेही की है। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट रोल हमें जो नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व अभी भी आपको पता है बड़े सिलेक्टेड रिजर्व हैं, हम उसको बड़े मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और कंट्रोल करके उसको इस रिजर्व को यूज कर रहे होते हैं। सबसे नंबर पहले प्रायोरिटी में हमारे पास फूड आता है एंड देन अदर चीजें आती हैं। तो हमें ये देखना है कि ये इंपोर्ट बिल तो नहीं बढ़ जाएगा हमारा। तो ये वो सवालात हैं जिसको हमें एड्रेस करना है बड़े सिंसियरिटी के साथ, जैसे नेशनल, कि हमारी कोई एक कदम हमारे अगले 5 साल के लिए मुल्क के लिए भी और लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चर जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए ये नापायद ना हो। अच्छा, अगर हम देखें कि ये गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती किस सोशल क्लास में हैं और कौन इन गाड़ियों को ख़रीदना पसंद करता है, जिनके टैक्स की हम बात करें, आपको क्या लगता है इस टैक्स से कौन सा सोशल ग्रुप है, कौन सा सेगमेंट है सोसाइटी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? अगेन सर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ईवी है ना सर, ये ईवी इज नॉट यू एंड मी, अभी हमारी रेंज की नहीं है आम आदमी के लिए। ये एक अपर क्लास है। इसको देखें ना, जो भी प्राइसेस हम देख रहे हैं वो 6-7 मिलियन से ऊपर है और वो जाती है तो 2-2.5 करोड़ रुपए में चली जाती है। तो वो तो अपर क्लास है ना। तो एक तो ये है कि उस पे सेल टैक्स ऐड हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं कि अपर क्लास है, कैन बी अफोर्डेबल, वो अफोर्ड कर सकती हैं। इज नॉट अ फर्स्ट कार। एक होती है ना फैमिली की फर्स्ट कार है, ये उनकी फर्स्ट कार है या इनकी ऑप्शनल कार है और पे आ रही हैं गाड़ियां। तो ये जो क्लास है इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस क्लास को क्या सेल टैक्स हिट करेगा या नहीं करेगा। तीसरी चीज है सेगमेंट कितना है। दुनिया में अगर हम देखते हैं तो ईवी व्हीकल्स डेवलप मुल्कों ने पहले इंट्रोड्यूस कराई, वो यूरोप था, अमेरिका था और चाइना था। इन लोगों ने अपने डेवलप मुल्कों में सब्सिडीज दी, रजिस्ट्रेशन में, प्राइसेस में, डेफिनेटली वो अफोर्ड कर सकते थे ना। हमारे पास सब्सिडी देने के लिए रिजर्व इतने नहीं है कि हम सब्सिडी दे पाए। तो हमारी कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं और किस एरिया में से जाके हम बेनिफिट ऑफ टैक्स की सूरत में, बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्री की सूरत में एज ए गवर्नमेंट हम ले पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
और जब हम अंडरस्टैंड करने Alright. की कोशिश करते हैं ना कि किस तरह से फ़ायदा होगा हमारी इकोनॉमी को या आम लोगों को, तो एक तरफ से टैक्स बढ़ाकर दूसरी तरफ से ड्यूटी कम करके अगर आपने वहीं पर खड़े रहना है तो फिर आप तब्दीली कर क्यों रहे हैं, बहुत हम सब बन जाता है। बहुत शुक्रिया आपका सर हमें ज्वाइन Thank करने you. के लिए, बड़े अच्छे से आपने मशहूद साहब एक्सप्लेन किया सारी सिचुएशन को, और उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, हमें सिंसियरली बैठकर इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि भाई आप जो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उसका फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हम वहीं पर खड़े हुए हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आयशा यूसुफ और मुज़म्मिल अली खान को इजाज़त दीजिए। सेम टाइम सेम चैनल फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।